हे गाइज, माई सेल्फ चंदन कुमार। मैं आप लोगों का चैनल गाइज गेन नॉलेज में गाइज स्वागत करता हूं। गाइज मैंने कंप्लीट फिजिक्स बाय चंदन कुमार नामक प्लेलिस्ट आपके लिए शुरू किया था गाइज। उसमें गाइज मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे कंटेंट दिए। उसमें मेरे लगभग आपके आज की डेट में 46 के आसपास गाइज वीडियोज होंगे जो मैंने आपको बताया। आगे भी गाइज मैं आपको बहुत सारे गाइज कंटेंट देना शुरू करूँगा गाइज, ठीक है। अब गाइज आपने जो टॉपिक पे आपने बोला है उस टॉपिक पे एक मेरे व्यूअर्स का ये था, कमेंट था कि भैया आप प्लीज़ आप 12th के फिजिक्स पे आप वीडियोज बनाओ, हम लोग के बोर्ड एग्जाम नज़दीक है गाइज। तो उन सबको ध्यान पे रखते हुए गाइज मैं अब 12th की फिजिक्स शुरू कर रहा हूँ। पैरेलली 11th का फिजिक्स पे चलेगा गाइज। तो प्लीज़ 11th के फिजिक्स वाले स्टूडेंट प्लीज़ डिसहार्टेन नहीं हो। मैं उनके लिए भी बहुत सारे गाइज वीडियोस लाने जा रहा हूँ गाइज। तो प्लीज़ आप मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। मैं आप लोगों को सारे कंटेंट गाइज A to Z दूंगा, कोई चीज़ आपको गाइज छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि गाइज फर्जी वाला पढ़ाना मुझे गाइज आता नहीं है गाइज, ठीक है गाइज। तो गाइज मैं शुरू करने जाता हूँ इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। क्या शुरू करने जाता हूँ? इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। देखिए गाइज, अगर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स की मैं शुरुआत करूँ तो सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि अगर आप ये जानना चाहिए गाइज कि चार्जेज की शुरुआत गाइज कहाँ से हुई थी। चार्जेज की शुरुआत कहाँ से हुई थी गाइज? सबसे पहला चीज़ ये होगा गाइज कि अपन लोग ये बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि जो मैटर होता है गाइज, सारे मैटर क्या होते हैं गाइज, सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं गाइज। ये चीज़ हम लोग समझते हैं, जो मैटर होते हैं वो सारे मैटर क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर बने होते हैं। और जितने गाइज जो सब एटॉमिक पार्टिकल जिससे मैटर मिलकर गाइज बने हुए हैं उसके बारे में अगर अपन लोग डिस्कस करें तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो गाइज होते हैं उसमें लगभग 65 सब एटॉमिक पार्टिकल गाइज अभी तक अपन लोग ढूंढ चुके हैं। क्या ढूंढ चुके गाइज? अभी तक अपन लोग कितने को ढूंढ चुके हैं? लगभग आज की डेट में टिल डेट हम लोग सिर्फ 65 सब एटॉमिक पार्टिकल्स गाइज ढूंढ चुके हैं। अब अगर जब मैं कह रहा हूँ कि 65 सब एटॉमिक पार्टिकल गाइज ढूंढ चुके हैं तो जो अगला कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को गाइज समझ में आना चाहिए कि हम लोग जानते हैं कि एटम्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, प्रोटॉन्स। और एटम्स में क्या होते हैं, 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं गाइस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। ये चीज़ हम लोग जानते हैं कि एटम्स में क्या होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जो मैंने पहला पॉइंट बताया वो मैंने क्या बताया कि वी नो दैट एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स नोन एज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मैंने क्या बताया गाइस? मैंने बताया गाइस कि हम लोग ये जानते हैं कि एवरी मैटर जो होता है किससे बनता है, सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं गाइस, ठीक है। टिल डेट आज तक हम लोग एटम्स में और भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉनो, मेसॉन और भी बहुत होते हैं। लगभग 65 गाइस सब एटॉमिक पार्टिकल टिल डेट आज तक गाइस पता किए जा चुके हैं। अब अगर गाइस मैं ये कहूँगा कि सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि एटम में चार्ज क्या होता है गाइस? देखिए, चार्ज में ये होता है कि अगर मान लीजिए एक बॉडी यहाँ पे आप B1 मान लीजिए और दूसरा बॉडी गाइस आप यहाँ पे मान लीजिए B2 मान लीजिए। गाइस मैंने क्या कहा, एक बॉडी आप यहाँ पे B1 मान लीजिए, दूसरा बॉडी गाइस B2 मान लीजिए। जैसे ही जब मैं कह रहा हूँ बॉडी B1 और B2 मान लेंगे तो गाइस क्या होगा कि ऑब्वियसली बॉडी B1 भी तो एटम से गाइज मिलके बना होगा, सही है गाइज। और बॉडी B2 भी तो क्या मिलके बना होगा, एटम से मिलके बना होगा। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि बॉडी B1 एटम से मिलके बना होगा और बॉडी B2 भी एटम से मिलके बना होगा। अब जैसे ही जब मैं ये कह रहा हूँ बॉडी B1 एटम से मिलके बना होगा, बॉडी B2 एटम से मिलके बना, तो जब अगर अपन लोग अगर वो दोनों चीज़ को अगर आपस में गाइज मैं कॉन्टैक्ट में लाता हूँ, जब अपन लोग वो दोनों चीज़ को आपस में गाइज जब मैं कॉन्टैक्ट में लाता हूँ तो क्या होगा कि एक के पास गाइस क्या होगा, दोनों को जब कांटेक्ट मिला तो एक क्या होगा, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होगा उसको गाइस क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। मतलब गाइस मैं ये कर रहा हूँ कि अगर आपके पास बॉडी B1 है और दूसरा बॉडी B2 है, जब अगर अपन लोग दोनों को आपस में मैं कॉन्टैक्ट में लाता हूँ तो एक बॉडी जिसका पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉडी जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स है उसको गाइस क्या कर देगा, गाइस ट्रांसफर कर देगा, ठीक है गाइस। जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगा मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स देगा उस पर गाइस क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स लेगा उस पर क्या आ जाएगा गाइस, नेगेटिव चार्ज। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि अगर आपने बॉडी B1 माना और दूसरा बॉडी B2 माना, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको आप वो क्या होगा गाइस, पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। मैं क्या कर रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा पॉजिटिव चार्ज और जो एक्सेप्ट करेगा नेगेटिव चार्ज। अब
जैसे ही हम लोग बचपन से एक नियम गाइस समझते हैं कि गाइस कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस, नहीं सॉरी गाइस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये चीज अपन लोग समझते हैं। अब जैसे अगर आपने एक बॉडी B1 माना और दूसरा गाइस बॉडी B2 माना, तो अगर एक बॉडी B1 जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, जिसपे आया गाइस पॉजिटिव चार्ज, एक बॉडी B2 जिसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किया है, उसको अगर गाइस अपन लोग मानेंगे नेगेटिव चार्ज। मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं ये कर रहा हूँ, एक बॉडी B1 उस पर मैं अगर जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। और हम लोग बचपन से ये समझते हैं गाइस कि कभी भी लाइक चार्जेस अपने को खुद को क्या करते हैं गाइस, अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं गाइस, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं गाइस, अट्रैक्ट करते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट गाइस मैंने लिखा कि चार्ज क्या है वास्तव में गाइस, क्या है, बॉडी की प्रॉपर्टी है। क्या है गाइस, चार्ज बॉडी की प्रॉपर्टी है कि हम लोग कभी भी चार्ज, हम लोग ये बॉडी की गाइस प्रॉपर्टी गाइस ये है कि ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी कोई भी दो चीज जिसके पास अगर चार्ज आएगा वो खुद को अट्रैक्ट भी करता है, रिपेल भी करता है। मतलब कोई भी ऐसी दो ऑब्जेक्ट जो अब आपस में गाइस कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट भी करेगा, रिपेल भी करेगा। सीधा कॉन्सेप्ट ये समझिए, अट्रैक्ट भी करेगा, रिपेल भी करेगा गाइस। ठीक है गाइस, अब गाइस जब मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आपको ले चलूँ तो देखिए इसमें ये होगा, क्योंकि देखिए गाइस जो मैटर होते हैं वो क्या होते हैं गाइस, सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और मैटर में हम लोग मेजर क्या होते हैं गाइस, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें हम लोग गाइस क्या मानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है गाइस, रोटेट करते रहता है, और बीच में सेंटर में न्यूक्लियस में गाइस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। हम लोग ये चीज जानते हैं। मैंने क्या कहा गाइस, एटम में हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर रोटेट करते रहता है, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर रोटेट करते रहता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम लोग ये मानते हैं कि वो सब सेंटर में क्या है गाइस, एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब सेंटर में वो सब क्या है, बाउंडेड है। वो किस फोर्सेज के कारण बाउंडेड है वो भी हम लोग जानते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेज। वो मैंने आपको 11th के मेरे प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, वो मैं आपको उसमें मैंने आपको काफी डिटेलिंग में पढ़ाया है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए गाइस अगर दो इलेक्ट्रॉन्स को गाइस मैं आपस में किस में लाता हूं गाइस, कांटेक्ट में लाता हूं। मैंने क्या कहा गाइस, मैंने ये कहा कि अगर आपने दो इलेक्ट्रॉन्स का आपस में कांटेक्ट में लाया तो गाइस हम लोग 11th क्लास का फिजिक्स हम लोग पढ़ के आ रहे थे, हम लोग जानते हैं कि दो अगर इलेक्ट्रॉन्स का मास अपन के पास दिया हुआ, क्या दिया हुआ गाइस, 9.1 इंटू 10⁻⁻³ kg। और क्या गाइस दिया हुआ, ये दिया हुआ है कि इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस क्या, r इक्वल्स टू क्या है गाइस, 1 सेंटीमीटर। इस इलेक्ट्रॉन्स और इस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, r इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गाइस है 9.1 इंटू 10⁻⁻³ kg। g क्या है, g गाइस है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब अगर आपने यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये इलेक्ट्रॉन लिया, उसको अगर आप 1 सेंटीमीटर से अपार्ट करते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर से दूर रखते हैं, और हम लोग ये जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, बहुत कम होता है। तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन गाइस लगता है, दैट इज Gm1m2 r² अपॉन r² गाइस लगता है। g का वैल्यू गाइस आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपके पास क्या मिलेगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और मास m1 और m2 गाइस देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन। तो जब गाइस दोनों इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का गाइस क्या है, मास भी सेम होगा। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और m1 m2 में m1 का मास है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और m2 का भी मास है गाइस 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। दोनों को अगर आप गाइस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर में हो जाएगा, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। आर का वैल्यू आपके पास है 1 सेंटीमीटर। अब देखिएगा यहाँ पे मास आपने केजी में रखा है, ये भी मास आपने केजी में रखा है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि, और यहाँ पे आप फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किस में बात करते हैं, न्यूटन में बात करते हैं। तो जब सारे क्वांटिटी ऐसा यूनिट में है गाइस, तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आर को भी आपको ऐसा यूनिट पे लेना पड़ेगा, और आर ऐसा यूनिट पे गाइस कितना होता है, मीटर। और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अगर आप लोग डिस्टेंस रखिएगा तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, जिसको आप ऐसा यूनिट पे कन्वर्ट कीजिएगा तो मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻² मीटर। वो आप लोग एक टेबल पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, वो ऑर्डर ऑफ प्रीफिक्सेस या फिर ऑर्डर ऑफ सफिक्सेस की आपने टेबल पर रखा होगा गाइस। अब देखिए जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन Gm1m2 अपॉन r², g का वैल्यू आपके पास ये टर्म दिया हुआ है, और मास का वैल्यू आपके पास दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और ये क्या हुआ, r² दैट इज 10⁻² का होल स्क्वायर। इस कैलकुलेशन में क्योंकि यहाँ पे आपका गाइस टाइम बचे, इस वजह से इस कैलकुलेशन को मैंने कैले ही कर रखा है। ये क्या आता है गाइस, 5.5 इंटू
-67 न्यूटन। मतलब ये जो फोर्स है, जो मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो लगेगा वो बहुत स्मॉल लगेगा दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, मतलब लगभग इसको नेग्लेजिबल होगा। लेकिन गाइस ये होगा कि अगर हम लोग ये चीज जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अगर सेम चार्जेस होगा तो हम लोग जानते हैं गाइस रिपेल होगा। लेकिन अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अपन लोग बात करें तो ये क्या होगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। पहला कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में आना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड आपके लिए मैंने रखा 5.5 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें बिटवीन टू चार्जेस, वो क्या है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या है गाइस, कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इतना आप जानते होंगे, ऐसे मैं आगे आपको जो ये क्या कहते हैं कुलम्स लॉ बताऊंगा, उसमें मैं फिर डिटेलिंग इसकी करूंगा, लेकिन अपन लोग इतना तो समझ ही सकते हैं। देखिए, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गाइस क्या है, वो है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैं कह रहा हूँ के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो इसी कॉन्सेप्ट की गाइस मैं थोड़ी सी डिटेलिंग और करने जा रहा हूँ गाइस। वो कुछ इस तरीके से है कि के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हुआ, सही है गाइस। और यहाँ पे के का वैल्यू आपके पास क्या है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब ये कैसे आता है गाइस, वो कुछ इस तरीके से आता है कि आपको यहाँ पे क्या करना है गाइस, कि मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा नहीं, मैं आगे आपको बता दूंगा कैसे आता है। देखिए गाइस, के का वैल्यू आपको जानना है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये कैसे आया, देखिए, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में एफ ई का यूनिट क्या है गाइस, न्यूटन है, ठीक है, और आर का यूनिट आपके पास क्या है, मीटर है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। और यहाँ पे आपके पास क्या है, के Q1 का यूनिट है कूलम और Q2 का यूनिट है कूलम। तो अगर आपको यहाँ कूलम और कूलम को अपन लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कूलम स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन लोग को क्या मिला, अपन को मिला 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना अपन समझते हैं। अब देखिए गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाला गाइस, यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाला। एक सेकंड गाइस, मैं आपको जरा क्लियरली दिखाऊं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गाइस निकाला, वो गाइस क्या निकाला, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गाइस निकाला 6 पॉइंट, वो निकाला, वो कितना आएगा 5.5 × 10⁻⁻67 न्यूटन आएगा गाइस। और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गाइस कितना आया, 2.2 × 10⁻24 न्यूटन। गाइस देखिए, यहाँ 10⁻24 है, यहाँ 10⁻67 है। ये मैग्नीट्यूड को छोड़ो, आप यहाँ पे गाइस अगर आप इसको डिवाइड करो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये गाइस क्या है, ये आएगा 10⁻⁻24 अपॉन 10⁻⁻67। ये ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 67 में आप 24 घटाइए तो कुछ होगा, कितना होगा, 10⁻43 होगा। देखिए गाइस, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा है, अंत से ज्यादा है। अब देखिए गाइस, इसी के लिए मैं आपके पास थोड़ा तो अगला एग्जांपल लेता हूं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए गाइस। देखिए, आपके पास मास ऑफ न्यूट्रॉन के बीच में मैं यही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालूंगा, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास क्या मिलेगा। देखिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास होता है गाइस 1.67 × 10⁻⁻27 की, सही है गाइस। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल गाइस आपके पास क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल गाइस हो जाएगा Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल गाइस क्या हो जाएगा, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से गाइस G का वैल्यू अपन लोग रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.67 × 10⁻⁻11। और मास ऑफ न्यूट्रॉन गाइस क्या, एक न्यूट्रॉन का मास कितना है गाइस, वो है 1.67 × 10⁻⁻27 की है गाइस। अब यहाँ से G का वैल्यू अगर अपन लोग को रखना है तो वो है 6.67 × 10⁻11। और यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 × 10⁻27 है, और M2 भी 1.67 × 10⁻27 है। तो इसका अगर आप अपन लोग मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो होगा 6.67 × 10⁻11 इंटू 1.67 × 10⁻27 का होल स्क्वायर। अब यहाँ R की बात करेंगे, वही गाइस सेम कॉन्सेप्ट है, R = 1 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे गाइस, दैट इज SI यूनिट में। तो आपके पास कितना आ जाएगा, आएगा 10⁻⁻2 मीटर। तो गाइस देखिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का आप यहाँ पे G का वैल्यू आप रखें 6.67 × 10⁻11 इंटू 1.67 × 10⁻27 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻10⁻2 का होल स्क्वायर। इस टर्म को गाइज अगर आपको सॉल्व करना हो, गाइज इस टर्म को गाइज आपको सॉल्व करना है तो ये गाइज आपके पास हो जाएगा, जरा ध्यान से गाइज समझिएगा, वो होगा 1.9 × 10⁻60 न्यूटन। ये डायरेक्टली गाइज मैंने लिख दिया ताकि आपका टाइम बचे। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना होगा बिटवीन ये न्यूट्रॉन के बीच में, दैट इज न्यूट्रॉन के बीच में 1.67 × 10⁻27, यहाँ पे के का यूनिट आप क्या रखोगे, के का यूनिट आप रखोगे 9 × 10⁻9, ठीक है। इसका यूनिट आपके पास क्या है, इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कूलम स्क्वायर, सारे आपको यूनिट ऐसा यूनिट में रखे। प्लीज गाइज प्लीज आप इसको यूनिट को आप जरा ध्यान से रखिएगा। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको अपन लोग कहेंगे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹ और Q1 का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और Q2 का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दैट इज 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। और R का वैल्यू क्या है गाइज आपके पास? R का वैल्यू गाइज आपके पास है 1 सेंटीमीटर। इसको अपन लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इसका आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालेगा 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन। दोनों अपन लोग ऐसा यूनिटी में गाइज बात कर रहे हैं। अब देखिए गाइज इस कॉन्सेप्ट को मैं खुलूँ, यहाँ पे भी आप कंपेयर देख लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन है और यहाँ आपके पास क्या है 1.9 इंटू 10⁻60 न्यूटन। यहाँ पे भी आप कंपेयर कीजिए लगभग 10⁻36 टाइम, क्योंकि ये इसको आप छोड़ो तो 10⁻24 अपॉन 10⁻60 होगा। Fe अपॉन Fg क्या होगा गाइस 10⁻24 अपॉन 10⁻60। आप 60 को -60 को ऊपर ले जाओ तो Fe दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा गाइस 10⁻36 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये आपको मैंने कंक्लूजन पे आया। अब गाइज ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है तो मैं अगला कॉन्सेप्ट की तरफ ले चल रहा हूँ। प्लीज गाइज आप इन्हें बहुत ध्यान से देखिए गाइज, मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट की तरफ ले चल रहा हूँ। देखिए गाइज अब देखिए मैंने यहाँ पे ये देखा, मैंने यहाँ ये देखा क्योंकि ध्यान से देखिएगा जरा एक सेकंड। हाँ देखिएगा मैंने ये कॉन्सेप्ट गाइज देखा क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गाइज, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो गाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सिंपली किस पे डिपेंड करता है, वो चार्ज पे डिपेंड करता है गाइज। आपने समझा गाइज? मैंने ये कहा कि जो गाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गाइज होता है वो सिंपली क्या करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है। अब जैसे ही मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चार्ज पे गाइज डिपेंड करता है, तो जो जितना इलेक्ट्रॉन्स पे गाइज चार्ज होगा उतना ही गाइज किस पे चार्ज होगा, प्रोटॉन पे चार्ज होगा। सही है, जितना इलेक्ट्रॉन पे गाइज चार्ज होगा उतना ही गाइज प्रोटॉन पे चार्ज होगा। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होगा और प्रोटॉन पे चार्ज होगा, अब सुनिए फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ke² अपॉन r स्क्वायर। क्यों भैया? क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन QE ये क्या हुआ E दैट इज ke² अपॉन r स्क्वायर। यहाँ भी क्या हो जाएगा kp² अपॉन r स्क्वायर और E का वैल्यू गाइज सेम है क्योंकि यहाँ पे बस यहाँ -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है और यहाँ पे गाइस +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो मैग्नीट्यूड बाई फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स नहीं सॉरी प्रोटॉन्स। सिंपली कॉन्सेप्ट ये समझ में आना चाहिए गाइज। अब देखिए गाइज ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो मैं अगला कॉन्सेप्ट की तरफ ले चल रहा हूँ, धुआंधार कॉन्सेप्ट में लूंगा। देखिए सीधा कॉन्सेप्ट ये होता है गाइज कि मैंने ये चीज सीखा गाइज कि जितना इलेक्ट्रॉन्स पे गाइज चार्ज होते हैं उतने ही गाइज प्रोटॉन्स पे चार्ज होते हैं। सही है, जितने इलेक्ट्रॉन्स पे गाइज चार्ज होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स पे चार्ज होंगे। तो जितना इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज मतलब जनरेट होगा उतना ही प्रोटॉन की वजह इलेक्ट्रॉन्स की वजह से गाइस जितना नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा प्रोटॉन की वजह से उतना ही गाइस पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ये गाइस आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आना चाहिए। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा गाइस कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जितना नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा प्रोटॉन्स की वजह से उतना ही गाइस पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो अगर आप एक सिस्टम ऐसा जनरेट कर पाओ जहां पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स है अगर सेम होंगे तो वो दोनों सिस्टम जो कंबाइंडली अगर एक्ट करेगा उसकी वजह से नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब अगर आप एक सिस्टम जनरेट गाइज कर पाओ जिसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही गाइज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स जो जितना पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन जितना नेगेटिव मैग्नीट्यूड में गाइज होगा उतना ही फोर्स ड्यू टू जो प्रोटॉन्स है उतना ही गाइज पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में होगा। तो वो जो एक सिस्टम होगा वो किसकी तरह गाइज एक्ट करेगा, वो एक्ट करेगा नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो। अब गाइज मैं आऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में गाइज मैं आना चाहूंगा। देखिए
प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज सिंपली ये कहता है कि चार्ज आर कंजर्वेटिव इन नेचर, इट मीन्स दैट चार्ज कांट बी डिस्ट्रॉयड फॉर एनी सिस्टम बट नेट चार्ज विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व और जीरो। देखिए गाइस क्या होगा कि कह रहा है कि चार्ज जो होता है हमेशा कंजर्वेटिव इन नेचर होगा, मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसा कॉन्सेप्ट अपन लोग एनर्जी में लगाते हैं। देखिए गाइस सिंपल से ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप यहाँ बॉडी B1 ले लो, यहाँ पे बॉडी B2 ले लो, अगर इसके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज है, जैसे मान लेते हैं ये इसने एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज है, इसने इसको ट्रांसफर कर दिया, तो जो डोनेट करेगा उसके पास क्या होगा, प्लस क्यू होगा, इसके पास क्या होगा, माइनस क्यू। इनिशियली गाइस दोनों न्यूट्रल थे, दोनों के पास गाइस चार्ज किस वजह से आया, दोनों के पास गाइस चार्ज इस वजह से आया कि आपने दोनों को गाइस रबिंग किया। जैसे ही गाइस दोनों को आपने रबिंग किया तो जिसने चार्ज को डोनेट किया उसके पास प्लस क्यू चार्ज आ गया, जिसने चार्ज को एक्सेप्ट किया उसकी वजह से माइनस क्यू चार्ज आ गया। लेकिन नेट चार्ज जीरो ही ना होगा गाइस, क्योंकि शुरू में गाइस दोनों बॉडी B1 और बॉडी B2 दोनों गाइस न्यूट्रल थे। अगर आपने जब रबिंग किया तो जिसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए या उस पे आया गाइस प्लस क्यू चार्ज, और जिसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए उसके पास आया माइनस क्यू चार्ज। तो शुरू में भी आप दोनों में चार्जेस ऐड करो तो Q1 प्लस Q2 गाइस क्या होगा, जीरो, और बाद में भी ऐड करो तो एक के पास प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों मिला के गाइस क्या हो जाएगा, जीरो। थैंक यू गाइस फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। आज का वीडियो मैं यहीं एंड कर रहा हूं। थैंक यू गाइस, थैंक यू।